हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और उसका एक प्रोविजन है चेक डिसऑनर का। जैसा कि आप जानते हैं कि चेक डिसऑनर का जो सेक्शन है 142, उसमें अभी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। ये अमेंडमेंट्स नवंबर 2016 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। मैंने अमेंडमेंट की वीडियोस में आप देखेंगे कि मैंने इसमें मेंशन किया है कि 142 में क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। जो बेसिक जिसमें अमेंडमेंट्स आए हैं वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अमेंडमेंट्स आए हैं। अब यहां सेक्शन 138 से लेकर 142 ये जो सेक्शन है किससे डील करते हैं? दीज सेक्शंस डील विद डिसऑनर ऑफ चेक। चेक डिसऑनर के बारे में बात करते हैं। सर, चेक डिसऑनर बेसिकली होता क्या है? जब ड्रॉयर ड्रॉई को एक चेक देता है, ड्रॉयर ड्रॉई पे एक चेक देता है। ड्रॉई का यहां मतलब है बैंक, और वो चेक किसको मिलता है? वो चेक होल्डर को मिलता है। तो अगर आपने मुझे एक चेक दिया है, मान लीजिए आपका चेक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, आपने मुझे चेक दिया और मैं आपका चेक लेकर अगर बैंक में जाऊं और बैंक वाले वो चेक रिटर्न कर दें, पेमेंट ना करें और चेक को रिटर्न कर दें, उसे ही हम कहते हैं चेक डिसऑनर। चेक को ऑनर ना करना, उसे ही हम कहते हैं चेक डिसऑनर। सर, चेक डिसऑनर कब कब होता है और कैसे कैसे होता है? एक रीजन होता है कि इनसफिशिएंट फंड्स, वन ऑफ द रीजन इज इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कि अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है जितने का चेक है, चाहे अमाउंट कुछ कम क्यों ना हो। मान लीजिए उसमें 100 रुपीज कम है तो भी चेक डिसऑनर होगा। मान लीजिए कि वो अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो इन केस वो अकाउंट क्लोज हो चुका है तब भी वो चेक क्या होगा? डिसऑनर होगा। एक और रीजन होता है स्टॉप पेमेंट। यस, स्टॉप पेमेंट को काउंटर मेंडेड पेमेंट भी कहते हैं। ये जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो बुक्स में लिखा होता है काउंटर मेंडेड पेमेंट, दैट मींस स्टॉप पेमेंट। स्टॉप पेमेंट बेसिकली मींस जिसने चेक इशू किया है और वो अपने बैंक को एक डायरेक्शन दे देगा कि जब ये चेक आपके पास में आए तो इस चेक की पेमेंट ना की जाए। सो इन दैट केस बैंक उस चेक को एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस क्यों ना हो। अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, अकाउंट एक्टिव भी है, लेकिन फिर भी बैंक जो है वो पेमेंट नहीं कर रहा। तो अगर बैंक पेमेंट नहीं कर रहा तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि ड्रॉयर ने चेक इशू करने के बाद बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो चेक क्लियर ना हो, उसे ही हम कहते हैं स्टॉप पेमेंट। लेकिन जरा सोचिए, इंडिया में ऐसा प्रोविजन है कि जब कोई चेक किसी को इशू करता है, चेक इशू करने वाले को और चेक मिलने वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर चेक डिसऑनर हो गया तो उसे हम बोलते हैं कि इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके साथ साथ ही इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। इसलिए ऐसे कोर्ट्स की सुनवाई भी क्रिमिनल कोर्ट्स में होती है। कौन सी कोर्ट होती है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या होता है? या आप पूछेंगे कि सर ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है? ये जजेस की रैंक है, जजेस की रैंक है, ये कोर्ट की हायरार्की है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी होता है और उससे नीचे सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होता है। लेकिन चेक डिसऑनर का केस सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जा सकता है या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। ये दोनों मजिस्ट्रेट ऐसे मैटर्स को सुनने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। ये दोनों क्रिमिनल कोर्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। तो जब कोई चेक डिसऑनर होता है तो प्रोसेस किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले बैंक इन्फॉर्म करता है। सो बैंक इन्फॉर्म करता है किसको? नाउ बैंक इन्फॉर्म करता है, राइट। सो बैंक इन्फॉर्म्स द होल्डर। बैंक होल्डर को इन्फॉर्म करता है अबाउट चेक डिसऑनर, अबाउट सच चेक डिसऑनर, और साथ में इन्फॉर्म करता है प्लस उसका रीजन भी बैंक उसे बताता है कि व्हाट वाज द रीजन, किस वजह से वो चेक डिसऑनर हुआ। और जैसे ही उस पर्सन को ये इंफॉर्मेशन मिलती है, अब वो नेक्स्ट प्रोसेस यहां से आगे शुरू करता है। जैसा कि आपको पता है कि चेक जब कोई ड्रॉयर इशू करता है, जब कोई ड्रॉयर चेक इशू करता है तो उस चेक को प्रेजेंट करने की टाइम लिमिट 3 मंथ्स होती है। अर्लियर द लिमिट वाज 6 मंथ्स, लेकिन बाद में आरबीआई ने इस लिमिट को रिड्यूस करके 3 मंथ्स कर दिया। तो जैसे ही चेक मिलेगा उस होल्डर को, तो होल्डर यानी कि
पेई भी हम कह सकते हैं जिसके फेवर में चेक बना था, तो चेक जब डिसऑनर हो गया तो वो बैंक से इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेगा, बैंक रीजन स्पेसिफाई करेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप होल्डर अपने लॉयर के थ्रू एक लीगल नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा? वो लीगल नोटिस होगा ड्रॉयर को, और वो लीगल नोटिस 30 डेज में इशू किया जाता है। जैसे ही उसे इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि बैंक में चेक डिसऑनर हो गया है, वैसे ही होल्डर एक लीगल नोटिस देगा। किसको देगा लीगल नोटिस? लीगल नोटिस शैल बी गिवन टू दी ड्रॉयर। तो ड्रॉयर को एक नोटिस दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि आपका चेक था वो डिसऑनर हो गया है, और साथ ही साथ उससे होल्डर पेमेंट डिमांड करेगा। अब होल्डर एक टाइम लिमिट देगा। टाइम लिमिट किसको होगी? ये टाइम लिमिट होल्डर देगा ड्रॉयर को, और होल्डर ड्रॉयर से ये कहेगा कि वो नेक्स्ट 15 डेज में पेमेंट कर दे। तो नेक्स्ट 15 डेज में उससे पेमेंट डिमांड करेगा। कौन? होल्डर। सो होल्डर अब ड्रॉयर से नेक्स्ट 15 डेज में पेमेंट डिमांड करेगा। अच्छा जरा सोचिए, अगर ड्रॉयर ने पार्टली पेमेंट कर दी तो क्या अभी भी डिसऑनर माना जाएगा? द आंसर इज यस। अगर ड्रॉयर ने पार्टली पेमेंट किया नेक्स्ट 15 डेज में, 15 डेज हमने कहां से लिए हैं? जब से उसे नोटिस दिया है, तो अगले 15 दिनों में वो उससे पेमेंट डिमांड करेगा। और अगर 15 डेज के बाद भी ड्रॉयर की तरफ से अगर देयर इज नो पेमेंट, तो लॉयर एक नोटिस देगा, और लॉयर नोटिस देके बोलेगा कि मेरे क्लाइंट का चेक आपने डिसऑनर कर दिया। मेरे क्लाइंट ने आपसे एक चेक लिया था, चेक को बैंक में प्रेजेंट किया और आपका चेक डिसऑनर हो गया है, और अगर आपने नेक्स्ट 15 डेज में पेमेंट नहीं करी तो हम कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। तो ये एक स्टेप रिक्वायर्ड है। कोर्ट में केस फाइल करने से पहले नोटिस देना मैंडेटरी होता है, क्योंकि कोर्ट हमें कहता है कि नोटिस की कॉपी साथ में होनी चाहिए। नोटिस मिलने के बाद भी अगर ड्रॉयर पेमेंट ना करे, तो अगर ड्रॉयर अब भी पेमेंट नहीं कर रहा, सो इन दैट केस 15 डेज के बाद, सो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, तो जैसे ही ये 15 डेज खत्म हो गए, तो 15 डेज खत्म होने के बाद वो जो होल्डर था, और वी कैन से द पेई, जिसके फेवर में ये चेक बना था, अब वो कोर्ट केस फाइल कर सकता है। अब उसे कोर्ट केस फाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कोर्ट केस फाइल करने के लिए उसके पास अब 1 मंथ का टाइम होता है। अब जैसे ही 15 दिन खत्म हुए, तो ये 1 मंथ का टाइम हमने कहां से काउंट किया है? ये 1 मंथ का टाइम हमने काउंट किया है फ्रॉम 16th डे। 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो ठीक, पार्टली पेमेंट किया तो भी डिसऑनर, फुल पेमेंट किया नो डिसऑनर। और अगर 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुआ, तो 16th डे से 1 मंथ के टाइम के अंदर होल्डर कोर्ट केस फाइल करेगा अगेंस्ट दी ड्रॉयर। तो ड्रॉयर के अगेंस्ट में कोर्ट केस फाइल करेगा। और आप जानते हैं कोर्ट कितना पनिशमेंट देता है? चेक डिसऑनर के केस में कोर्ट 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और इसके साथ साथ जितना अमाउंट उस चेक में लिखा हुआ मेंशन था, उसके डबल अमाउंट की पेनल्टी लगा सकता है। किसके ऊपर? उसके डबल अमाउंट की पेनल्टी कोर्ट इम्पोज कर सकता है ड्रॉयर के ऊपर। तो मान लीजिए 20,000 का चेक था, तो कोर्ट 40,000 रुपीज तक की पेनल्टी लगा सकता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द केसेस में ना कोर्ट इंटरेस्ट भी लगा देता है। किसके ऊपर? जिसका चेक डिसऑनर हुआ है। तो ये हमने कुछ प्रोविजंस डिस्कस किए चेक डिसऑनर के। आई होप अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 138 से लेकर 142 किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से चेक डिसऑनर के केस में कोर्ट केस फाइल किया जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।